गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने खुशबू रचते हाथ कविता का पहला भाग देखा था। पुनः एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। पहले भाग में हमने देखा कि कवि के अनुसार सुगंधित वस्तुओं का निर्माण करने वालों का जीवन यापन जो है निम्न स्तर का है। मतलब वे दूसरों के जीवन में खुशबू तो फैलाते हैं परंतु अपने जीवन में खुशबू फैला नहीं पाते। वे गंदगी के बीच रहने के लिए मजबूर हैं। इसके विषय में बताते हुए कवि कहते हैं कि जो हाथ खुशबू फैलाने वाली अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं वे स्वयं कैसी बदबूदार बस्तियों में रहते हैं। वे लोग कई बस्तियों के बीच में रहते हैं। कई नालों को पार करने के बाद कूड़े करकट और गंदगी के ढेरों के आसपास वह रहना पड़ता है, जहां उनकी नाक बदबू के मारे फटने को हो जाती है। इस प्रकार के स्थान पर टोला बनाकर छोटे छोटे समूह बना करके बस्ती बना करके ये लोग रहते हैं। इनकी यह विशेषता है कि ये स्वयं बदबूदार वातावरण में रहकर भी अपने हाथों से दूसरों के लिए सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं, दूसरों के जीवन को सुविधाओं से भर देते हैं। आज हम इसकी अगली कड़ी में देखेंगे कि आगे कवि क्या कहते हैं। देखो, उन्होंने कहा कि उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। उन्होंने कहा कि जो लोग इन अगरबत्तियों का निर्माण करने का कार्य लगे हुए हैं, जो लोग इन अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं वो इतने अनुभवी हैं। लोगों के जीवन में खुशबू बिखेरने वाले हाथ बहुत ही भयानक स्थितियों में जीवन बिता रहा है। जीवन की इसी दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, जो मजदूर खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं, हमारे जीवन को खुशबू से महकाते हैं, वे स्वयं किन परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं। ये कहते कि जो मजदूर खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और सारे संसार को खुशबू से महका देते हैं, उनमें बूढ़े बुढ़िया भी हैं जिनके हाथों की नसें उभर चुकी हैं। हाथों की नसें तभी उभरती है जब हमारी उम्र हो जाती है। तब कहा कि वे बूढ़े वृद्ध लोग जो है वृद्ध होने के बाद भी काम करने पर मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें 2 वक्त की रोटी खानी है। वे इतने मजबूर हैं कि तकलीफ होने पर भी वे काम करते रहते हैं। वे आगे कहते हैं, जिनके हाथों के नाखून काम करते करते घिस चुके हैं, घिसे नाखूनों वाले हाथ, का कि इतने काम करते करते उनके हाथों के नाखून जो है, नेल्स जो है घिस चुके हैं, फिर भी वे काम करना छोड़ते नहीं हैं। हमारे जीवन को खुशबू से महकाना छोड़ते नहीं हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। बच्चों, पीपल के पत्ते का तात्पर्य है छोटे बच्चे। हमारे देश में बाल मजदूरी गुनाह है, परंतु हम जानते हैं आज भी बाल मजदूरी होता है। बालक जो है, छोटे छोटे बच्चे जो है बाल मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, दूसरों के यहाँ पे काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं। या यूँ कहिए कि वे मजबूर होते हैं काम करने के लिए, उनके पास दूसरा कोई उपाय होता नहीं है। कहा कि वे अगरबत्तियां बनाने वाले जो हाथ है वे छोटे बच्चों के हैं। पीपल, जिनके ऐसे बालक बालिकाएं हैं, ऐसे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथ पीपल के पत्तों के समान कोमल हैं। वे आगे कहते, वे नवयुवतियां भी हैं, वे युवतियां भी है जिनके हाथ जो है जूही की फूल होती है, जूही का एक फूल होता है, जूही की फूल के डाली के समान खुशबूदार है। जिस तरह से जूही का फूल खुशबूदार होता है, उसी तरह से उन औरतें जो नवयुवतियां हैं वे भी काम करने पर मजबूर हैं। उनके हाथ जो है जूही की डाल के समान खुशबूदार हैं। इनमें काम की अधिकता के कारण गंदे हाथों वाले, गंदे कटे पिटे जख्म से फटे हुए हाथ, कहा कि गंदे हाथ है जो काम करने की अधिकता के कारण गंदे हो चुके, खराब हो चुके हैं और
कटे हाथों वाले हाथ मजदूर भी हैं और अपने मालिक की मार खाए हुए हाथ भी हैं। कुछ मजदूर ऐसे हैं जिनके हाथों में घाव हो चुका है, फिर भी वे काम किए जा रहे हैं। इतनी विपत्तियों के बावजूद ये काम करते चले जा रहे हैं। कहीं गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। देखिए बच्चों, समाज की विडंबना कैसी है। वे स्वयं गंदगी के बीच रहकर भी हमारे जीवन को खुशबू से महकाने का काम करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा जीवन काफ़ी आसान है, परंतु कभी हम यह सोचते हैं कि उस आसान जीवन को बनाने के लिए कितने लोग काम करते हैं, कितने लोगों को पसीना बहाना पड़ता है। तो हमें हर चीज़ की कद्र होनी चाहिए, हमें हर चीज़ का अपना महत्व होना चाहिए। तो कहा है कि इन हालातों में रहकर भी हर व्यक्ति जो है, चाहे वो बूढ़े औरत या आदमी हो, या फिर घिसे नखुनों वाले हो, छोटे बच्चे हो, या नव युवतियाँ हो, या गंदे कटे पिटे हाथ और जख्म से फटे हुए हाथ, मतलब जख्म होने के बाद भी उनके पास इतनी सहूलियत नहीं है, इतना साधन नहीं है कि वे आराम से घर पर बैठ सके, क्योंकि उन्हें काम पर जाना होता है। अगर काम पर नहीं जाएंगे तो परिवार का पेट कैसे पलेगा। ताकि इन परिस्थितियों के बाद भी वे क्या करते हैं, निरंतर खुशबू का निर्माण हमारे लिए करते हैं। हम अच्छे वातावरण में रहे, सुगंधित वातावरण में रहे, हमारे जीवन में खुशबू हमेशा महकती रहे। इस कोशिश में वे लोग गंदे और उन गंदी जगह पर रहकर भी वे लोग हमारे जीवन को महकाने का काम करते हैं। अगला पद्यांश देखते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नखुनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। का कि इन सभी तरह के लोग जो खुशबू का निर्माण करते हैं। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों में रहकर इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। कहा कि यही इस गंदी बस्ती में, यही इस गली में जो है मुल्क की, इस देश की सबसे खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण होता है। यही गंदे लोग, उन्होंने गंदे शब्द का इस्तेमाल करके इस गंदे मोहल्लों के गंदे लोगों ने हमारी मानसिकता बताने की कोशिश की, हमारी कैसी सोच है। हम इन लोगों को गंदा मानते हैं क्योंकि ये गंदी जगह पर रहते, सिर्फ इसी कारण से। ये गंदे हैं नहीं, परंतु गंदी जगह पर रहने पर मजबूर है। कोई नहीं चाहता कि वो गंदी स्थितियों में रहे, परंतु यही समाज की विडंबना है और यही उनकी नियति है कि उन्हें गंदी जगह पर रहना पड़ता है। हम कभी उनके जीवन को उज्जवल बनाने में या फिर उनके बारे में सोचते नहीं है कि वे भी समाज का एक हिस्सा है और उन्हें भी सही जीवन जीने का अधिकार है। तो कहा कि इसी गली में, इसी गंदी गली में जो है गंदे लोग, उन्होंने गंदा लोग इसलिए कहा है कि वो हमारी मानसिकता बताना चाहते हैं, न कि लेखक की, न कि कवि की। कहा कि इस मुल्क में जो है, इसी बस्ती में जो है, इसी मोहल्ले में रहने वाले गंदे लोग जो है इस मुल्क की सबसे खुशबूदार और मशहूर अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। केवड़ा, गुलाब, खस और रातरानी अगरबत्ती। कहा कि ये सब अगरबत्तियों के प्रकार हैं जो सबसे अच्छी है और खुशबूदार हैं। कहा कि यही लोग जो है ये सारी तरह की अगरबत्तियाँ बनाते हैं। रातरानी एक तरह का फूल है बेटा, केवड़ा भी एक फूल है जिसके फूल खुशबूदार होते, एक पौधा है। तो ये सारी तरह के जो खुशबूदार फूलों की अगरबत्तियां हैं वे इसी गंदे मोहल्ले में लोग रह करके बनाते हैं ताकि हमारे जीवन को खुशबू से महका सकें। दुनिया की सारी गंदगी के बीच रहकर, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कहा कि वे लोग इस दुनिया की सबसे गंदी जगह पर रहने को
मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास सहूलियत नहीं है। वे गंदगी पे रहना उनकी किस्मत है, क्योंकि हमने उनकी किस्मतों को इस तरह से बनाया है। इसलिए कहा है कि वे दुनिया की सबसे गंदी जगह पर रहते हैं, परंतु हमारे जीवन को सदा महकाने की कोशिश करते हैं और सदा हमारे जीवन को महकाते हैं। उन्होंने इस कविता के माध्यम से समाज की जो विडंबना है उसे प्रकट किया है। खुशबू रचने वाले हाथ आर्थिक अभावों में गंदी गलियों में रहते हैं, जहाँ छोटी छोटी गलियाँ, नालों और कूड़े के ढेर हैं। अगरबत्ती बनाने वाले नगरों, कस्बों और बस्तियों से दूर गंदे स्थानों में रहकर तरह तरह की सुगंध से युक्त अगरबत्तियाँ बनाते हैं। स्वयं ऐसे बदबूदार वातावरण में रहकर दूसरे लोगों को खुशबूदार अगरबत्तियाँ प्रदान करते हैं। अपने आप को इन गरीब मजदूरों से दूर रख सभ्य समाज के लोग जब अगरबत्तियाँ जलाते हैं, परमात्मा को प्रसन्न करने की कामना करते हैं या अपने वातावरण को सुगंधित बनाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, तो कभी यह नहीं सोचते कि इन्हें बनाने वाले कौन हैं, कैसे हैं और किन हालातों में वे रहने को मजबूर हैं। तो यही इस कविता की विडंबना है। साथ में उन्होंने हमारे मन में एक प्रश्न उठाया है कि आखिर वह ऐसा कब तक होगा कि सामाजिक विषमता जो है हमारे समाज में, जो भेदभाव है, उसे हम कब तक मिटा पाएंगे। कवि अगरबत्तियाँ बनाने वाले कारीगरों का प्रदूषित वातावरण में रहकर दिखाकर यह कहना चाहते हैं कि इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, ताकि इन्हें भी जीवन जीने के लिए स्वच्छ वातावरण मिल सके, ताकि इन्हें भी जीवन जीने के लिए सही सहूलियत मिल सके, इन्हें भी अभाव में जीवन जीना नहीं पड़ना चाहिए। यही इस कविता की सीख है और इसी कारण से कवि ने हमें यह सीख देने की कोशिश की है, ताकि हमारी सोच बदले समाज के प्रति, समाज में उन लोगों के प्रति जो अभाव में जीवन जीने के लिए मजबूर हैं।